ध्रुव द लेजेंड एपिसोड 221। ये मैं नहीं हूँ। कहानी अब आगे। कुछ समय पहले, हरिरामपुर शाम के समय। जगह, सरपंच जी का घर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ध्रुवा अपने मन में कई सारे सवाल लिए घर के बाहर के आंगन में बैठकर दूर खेल रहे बच्चों को देख रहा था। तभी वो अपने मन ही मन कहता है, ध्रुवा, आखिर ब्रह्मा जी ने मुझसे ये क्यों कहा था? क्या सच में मैं यहाँ का नहीं हूँ? अगर मैं यहाँ का नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? इन सभी सवालों के जवाब मुझे कैसे मिलेंगे? ध्रुवा ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां रीमा देवी रसोई खत्म करने के बाद अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट रखे ध्रुवा के पास आकर कहती हैं, रीमा देवी, ठीक ऐसे ही तुम बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे कृष्णा। ये सुनकर ध्रुवा रीमा देवी की ओर देखकर बैठे हुए जगह पर से खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता है, ध्रुवा माँ, आप यहाँ? रीमा देवी अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रखे ध्रुवा से कहती हैं, रीमा देवी, अरे बेटा बैठो बैठो। ये सुनकर ध्रुवा फिर से आंगन में बैठता है, जिसके ठीक पास ही रीमा देवी बैठकर ध्रुव से कहती हैं, रीमा देवी, जब तुम 56 साल के थे तब से ही तुम्हें खेल कूद और नाटक में रुचि थी, तुम हमेशा खेल कूद में आगे रहते थे। ये कहकर वो अपने कुछ पुराने पलों को याद करती हुई ध्रुवा से कहती हैं, रीमा देवी, पता है बेटा, तुम बचपन से बहुत नटखट थे, इसीलिए हमने तुम्हारा नाम कृष्णा रखा था। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए रीमा देवी से पूछता है, ध्रुवा माँ, वैसे मेरा बचपन कैसा गया था? रीमा देवी मन ही मन कुछ सोचकर ध्रुवा के गाल को सहलाती हुई ध्रुवा से प्यार भरी नजरों से कहती हैं, रीमा देवी, तुम नटखट के साथ थोड़े जिद्दी भी थे, इसीलिए तुम्हारी परवरिश में हमें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये कहकर रीमा देवी एक गहरी सांस छोड़कर ध्रुवा से कहती हैं, रीमा देवी, जितने तुम बड़े होते गए तुम्हारा जिद्दीपन उतना ही बढ़ता गया, और एक दिन तुम जब गांव के जंगल की ओर गए तब से तुम वापस कभी नहीं लौटे। ये सुनकर अचानक ध्रुवा हैरान भरी नजरों से रीमा देवी से पूछता है, ध्रुवा लौटा नहीं? मतलब? ते सुनकर अचानक कुछ दृश्य रीमा देवी के आंखों के आगे आ जाते हैं, जहां उन दृश्य में कई सारे लोग एक शव को उठाकर उनके घर की ओर ला रहे थे। ये याद आने ने बाद रीमा देवी ध्रुवा की ओर देखकर कहती हैं, रीमा देवी, जब तुम थोड़े जवान हुए थे तुम्हारा चेहरा कुछ अलग था, पर आज जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम उससे अलग दिख रहे हो। ये सुनकर ध्रुवा अपने मन को शांत करते हुए रीमा देवी के दाएं हथेली को पकड़कर कहता है, ध्रुवा माँ, क्या मेरी कोई ऐसी चीज है जिससे मैं जान पाऊं कि मैं अतीत में कैसा था? ये सुनकर रीमा देवी मन ही मन कुछ सोचती हुई ध्रुवा से कहती हैं, रीमा देवी, हाँ, मुझे याद है जब तुम 19 साल के थे तब तुम्हारे जिद के लिए हमने एक बड़े से चित्रकार से तुम्हारी तस्वीर बनाई थी। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए रीमा देवी से कहता है, ध्रुवा, तो वो चित्र कहाँ है माँ? ये सुनकर रीमा देवी कुछ सोचती हुई ध्रुवा से कहती हैं, रीमा देवी, हाँ, वो तुम्हारे पुराने कमरे के दीवार पर लगी हुई है, पर। ध्रुवा हैरान भरी नजरों से उन्हें कहता है, ध्रुवा, पर क्या माँ? रीमा देवी ध्रुवा की ओर देखकर कहती हैं, रीमा देवी, वो कमरा कई सालों से बंद है, तुम्हारे बाबा ने उसे बंद कर दिया है आजकल, मानो ऐसा है कि वहां उन्होंने जाना मानो बंद कर दिया हो। ये सुनकर ध्रुवा रीमा देवी से कहता है, ध्रुवा, ठीक है, तो माँ, क्या आप अभी मुझे उस कमरे की चाबी दे सकते हैं? रीमा देवी ध्रुवा से कहती हैं, रीमा देवी, बेटा, अभी वो चाबी मेरे पास नहीं है। ध्रुवा हैरान भरी नजरों से कहता है, ध्रुवा, तो? रीमा देवी मन ही मन कुछ सोचने के बाद ध्रुवा से कहती हैं, रीमा देवी, हाँ, याद आया, तेरे बाबा के पास वो चाबी है। वो आएंगी तो मैं उनसे मांग लूंगी। ध्रुवा ये सुनकर मन ही मन कुछ सोचने लगता है। कुछ समय बाद घर के अंदर सरपंच रामलाल पहुंचते हैं और अपने हाथ में पकड़े पोटली को कमरे के ठीक बाहर रख देते हैं, जिसका फायदा उठाकर ध्रुवा उनके पोटली में से कुछ ढूंढने लगता है।
तभी कुछ देर के मेहनत के बाद ध्रुवा को उस पोटली में से एक चाबियों का गुच्छा मिलता है, जिसे लेकर ध्रुवा एक हाथ में मशाल पकड़े उस घर के एक पुराने कमरे के बाहर खड़ा होकर उसमें लगे ताले को कई सारे चाबियों के जरिए खोलने की कोशिश करता है। तभी एक चाबी से उस कमरे का ताला खुल जाता है। ध्रुवा ने मंद रोशनी वाले कमरे में कदम रखा, भारी दरवाजा अनिच्छा से रास्ता देने पर चरमराने लगा। जैसे ही वह दहलीज पार कर रहा था, उपेक्षा से रुकी हुई हवा ने उसका स्वागत किया। उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी जो दीवारों पर टिमटिमाती छाया डाल रही थी। वह कमरा जिसे अनंत काल के लिए छोड़ दिया गया था, अकेलेपन का बोझ झेल रहा था। उसकी मशाल की रोशनी में समय में जमे हुए स्थान का पता चला। धूल के कण अंबर चमक में नाच रहे थे। मकड़ी के जाले छोटे झूमर की तरह हर कोने में सजे हुए थे, जो उपेक्षा और अकेलेपन की कहानियां बुन रहे थे। ध्रुवा की उपस्थिति ने कमरे में बसी शांति को बाधित कर दिया, जिससे उन मकड़ियों को परेशानी हुई जिन्होंने प्रभुत्व का दावा किया था। जैसे जैसे वह कमरे में गहराई तक गया, उसके कदमों की गूंज दीवारों पर गूंजने लगी, जो जीवन की लंबी अनुपस्थिति की भयावह याद दिलाती थी। धूल भरी चादरों में लिपटा आसन कमरे में छाई परित्याग की परतों का गवाह था। हर सतह अतीत की अनकही कहानियों से गूंजती हुई प्रतीत होती थी, वे कहानियां जो समय की खामोशी में धुंधली हो गई थी। बासी उपेक्षा की गंध से बोझिल वातावरण दिन के महीनों और फिर वर्षों में बदलने का संकेत दे रहा था। ध्रुवा की मशाल की रोशनी में भूली हुई कलाकृतियां सामने आईं। एक कुर्सी पलट गई, एक पुरानी किताब खुली पड़ी थी जिसके पन्ने उम्र के साथ पीले हो गए थे। टिमटिमाती लपटों ने लंबी लंबी परछाइयां फेंकी, जो कमरे के अतीत के निवासियों के भूतों के साथ नृत्य करती हुई प्रतीत हुई। भयानक माहौल से विचलित हुए बिना ध्रुवा ने अपनी खोज जारी रखी। जलती हुई मशाल भूले हुए कमरे में फिर से जागृत जीवन का प्रतीक बन गई, जिसने कोनों पर बुरी तरह चिपकी हुई परछाइयों को दूर कर दिया। तभी ध्रुवा ने जब अपने आगे के दीवार की ओर मशाल रखा, उसे वहां किसी की पुरानी तस्वीर दिखाई देती है, जहां एक युवा लड़का मुस्कुराते हुए सामने की ओर देख रहा था। उसके काले घने घुंघराले बाल जो गर्दन तक आ रही थी, चेहरा गोरा और थोड़ा लंबा था, कपड़ों से जैसे नाटक मंडली में काम करने वाला लग रहा था, जो कि ध्रुवा से बिल्कुल अलग दिख रहा था। ये देखकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से केवल एक बात कहता है, ध्रुवा, ये मैं नहीं हूं। 46 ध्रुव द लेजेंड एपिसोड 222। कृष्णा की तस्वीर। कहानी अब आगे। 4 साल पहले हरिरामपुर। सुबह का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुबह सुबह सूरज की पहली किरणों ने हरिरामपुर गांव को सुनहरे रंग में रंग दिया, एक गर्म चमक बिखेरते हुए एक नए दिन की शुरुआत का संकेत दिया। हवा सुस्वादु थी, जिसमें खिले हुए फूलों की खुशबू और ग्रामीण जीवन के जागृत होने की दूर से आ रही आवाजें थीं। हरिरामपुर के सरपंच रामलाल जी अपने दिन की शुरुआत अपनी भूमिका की जिम्मेदारियों के साथ करने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी उनका बेटा कृष्णा, उम्र 19 साल, एक जीवंत और उत्साही युवक जो रात के प्रदर्शन के दौरान स्थानीय नाटक मंडली के पोशाक पहनने का शौक था। उसके नवीनतम जुनून में एक ऐसे नाटकीय क्षण को चित्र के रूप में अमर बनाना शामिल था। उसका उत्साह संक्रामक था और ग्रामीण जीवन के सांसारिक कर्तव्यों के बावजूद कृष्णा के माता-पिता रामलाल और रीमा देवी ने खुद को उसके कलात्मक उत्साह में डूबा हुआ पाया। जैसे ही कृष्णा ने अपने माता-पिता से एक चित्र बनाने के लिए आग्रह किया, उनके घर का सूरज की रोशनी वाला आंगन पारिवारिक बातचीत के लिए एक मंच में बदल गया। कृष्ण ने आंखों में शरारत भरी चमक लाते हुए आग्रह में कहा, कृष्णा बाबा, माँ, अगर आप मुझे सच में प्रेम करते हैं तो आज ही किसी बड़े चित्रकार से मेरा चित्र बनवाए, ताकि भविष्य में जो भी हमारे घर आए उसे पता चले कि इस घर में कृष्णा नाम का एक नायक भी हुआ करता था। ये सुनकर सरपंच रामलाल जी कृष्ण की लगातार विनती पर हंसे और कहे, सरपंच रामलाल बेटा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें सिर्फ मंच पर ही नहीं बल्कि रंगरोगन में भी याद किया जाए? उन्होंने चुटकी ली। उनकी आवाज में एक ग्राम नेता का सौम्य अधिकार झलक रहा था।
ये सुनकर माँ रीमा देवी ने हस्तक्षेप किया और कहा, रीमा देवी क्यों नहीं हमारे कृष्णा को न केवल मंच पर बल्कि हमारी दीवारों पर भी नायक बनने दें। हम गांव में सबसे अच्छा चित्रकार ढूंढेंगे। और इसलिए निर्णय लिया गया, गांव के एक कुशल चित्रकार जो अपने विषयों के सार को पकड़ने के लिए जाने जाते थे, उन्हें वहां बुलाया गया। ये दृश्य गांव के आंगन में सामने आया, जहां गांव के जीवन का देहाती आकर्षण एक युवा कलाकार की आकांक्षाओं से मिला। हाथ में ब्रश लिए चित्रकार ने सुबह की नर्म रोशनी में कृष्णा की नाटकीय मुद्रा को ध्यान से देखा। हवा कलात्मक प्रेरणा और पारिवारिक गर्मजोशी के मिश्रण से गूंज रही थी। चित्रकार माता पिता और कृष्ण के बीच संवाद ने ग्रामीण जीवन का एक अंतरंग चित्र चित्रित किया, जहां परंपरा युवाओं के ज्वलंत सपनों से मिलती है। जैसे ही चित्र बनकर तैयार हुआ, कृष्णा अपना उत्साह न रोक सका और उत्साह के साथ उस चित्रकार की ओर बढ़ते हुए कहा, कृष्णा, यह मेरा विरासत होगा, बाबा आपके बेटे के नायक की याद दिलाएगा। ये कहते हुए कृष्णा उस रंगीन चित्र को पकड़े आनंद के साथ घर के आंगन में दौड़ने लगा। वर्तमान समय, हरिरामपुर, रात का समय। जगह, सरपंच जी का घर। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो चित्र कभी रंगीन हुआ करती थी, वो चित्र अब थोड़े मैली दिखने लगी थी। चित्र के ऊपर धूल की एक चादर बिछी हुई थी। ध्रुवा उस चित्र को देखते हुए कहता है, ध्रुवा, ये मैं नहीं हूं। ध्रुवा इसके बाद हैरान भरी नजरों से रीमा देवी के कहे बातों को याद करने लगता है, जिसके बाद वो मन ही मन दुख भरे भाव से कहता है, ध्रुवा, इसका चेहरा किसी तरीके से भी मुझसे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या ये सच है कि मैं उनका बेटा नहीं हूं? ध्रुवा ये अब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से किसी की पुरुष भारी आवाज सुनाई देती है। ये एक नायक की तस्वीर है। ते सुनकर अचानक से ध्रुवा की दिल धड़कन तेज होने लगती है। चंद्रपुर साम्राज्य। जगह, राजमहल। वहां हम देखते हैं कि शरद ऋतु के शुरुआती आलिंगन में रात की हवा में एक हल्की सी ठंडक घुल गई, जब राजकुमार रुद्र राजसी पोशाक में सजे हुए अपने सैनिकों की एक छोटी सी सभा के बीच बैठे थे। महल उनके पीछे दिखाई दे रहा था। उनके चेहरों पर तेज आग की टिमटिमाती छाया पड़ रही थी। रात की ठंडी हवा के सामने गर्माहट थी। महल के मैदान के देहाती आकर्षण से घिरा राजकुमार रुद्र अपने योद्धाओं के साथ गंभीर बातचीत में लगे हुए थे। लकड़ी चटकने लगी और एक आरामदायक चमक बिखेरने लगी, जिससे राजकुमार और उनके सैनिकों के बीच साझा सौहार्द उजागर हो गया। रात दूर दूर तक फैली कहानियों और हंसी मजाक की गूंज से गूंजती रही, जो साझा जीत और अनकहे बंधनों की बात करती है। तभी राजकुमार रुद्र अपने पास खड़े सैनिक से कहते हैं, राजकुमार रुद्र, द्रुत, हमने पिताश्री के लिए कुछ जड़ी बूटियों को लाने का आदेश दिया था, क्या वो लोग निकल चुके हैं? द्रुत ने अपने सिर को हिलाकर राजकुमार रुद्र से कहा, द्रुत, सैनिक जी राजकुमार, मैंने 10 सैनिकों के वहां भेज दिया है, वो जरूर कार्य संपूर्ण करके यहाँ लौटेंगे। तभी राजकुमार रुद्र देखते हैं कि 2 सैनिक आपस में धीमी आवाज में कुछ बातें कर रहे थे, जिसे देखकर राजकुमार रुद्र मुस्कुराते हुए उन्हें कहते हैं, राजकुमार रुद्र, त्रिलोक काली, तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो, जरा हमें भी बताओ। ये सुनकर त्रिलोक काली से डरते हुए धीमी आवाज में कहता है, त्रिलोक, क्या बता दें? तभी काली के पसीने छूटने लगते हैं। ये देखकर राजकुमार रुद्र जानबूझकर उनसे कहते हैं, राजकुमार रुद्र, अगर तुम दोनों हमें नहीं बताओगे तो तुम दोनों को हम फांसी दे देंगे। ये सुनकर वो दोनों पूरी तरह से डर जाते हैं। तभी अचानक से काली डरते हुए राजकुमार रुद्र से कहता है, काली, सैनिक, वो बात ये है कि आज राज्य में हर तरफ बस एक ही बात चल रही है। राजकुमार रुद्र हैरान भरी नजरों से काली से पूछते हैं, राजकुमार रुद्र, और वो बात क्या है? काली इसके बाद सभी की ओर देखने के बाद राजकुमार रुद्र से कहता है, काली राजकुमार, आज जब प्रजा ने आपको और राजकुमारी भवानी जी को एक साथ राज्य भ्रमण करते हुए देखा, तो पूरे राज्य में बस एक ही अफवाह चल रही है।
तभी पीछे से राजकुमारी भवानी एक शॉल ओढ़े अपने सहेलियों के साथ वहां पहुंचकर कहती हैं, राजकुमारी भवानी जरा हम भी तो सुने कि आपकी प्रजा हमारे बारे में क्या सोचती है। ये सुनकर वहां खड़े सभी सैनिक उनकी ओर देखने लगते हैं। 46 ध्रुव द लेजेंड एपिसोड 223 सच्चाई से सामना। कहानी अब आगे। हरिरामपुर रात का समय। जगह सरपंच जी का घर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ध्रुवा डरते हुए जब अपने पीछे की ओर देखता है वहां उसे सरपंच रामलाल जी खड़े दिखते हैं। तभी सरपंच जी तस्वीर की ओर देखकर मन ही मन कुछ याद करते हुए कहते हैं। सरपंच रामलाल वो खुद को नायक कहा करता था, जब भी वो नाटक में अभिनय करता वो पूरी तरह से जोश में खुद को एक नायक कहता था। ये सुन ध्रुवा थोड़े शांत भरे भाव से सरपंच की ओर देखकर कहता है, ध्रुवा बाबा इसका मतलब। ये सुनते ही सरपंच जी ध्रुवा को बीच में ही रोक कर कहते हैं, सरपंच रामलाल तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुम हमारे बेटे कृष्णा नहीं हो, वो तो 1.5 महीने पहले ही मर चुका है। ये सुनते ही ध्रुवा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसे मानो ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसके ऊपर जोरदार प्रहार कर दिया हो। ये बात ध्रुवा के दिल पर इतना असर करता है कि जिससे ध्रुवा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी सरपंच जी अपने आंखों में आंसू भरे ध्रुवा की ओर देखकर कहते हैं, सरपंच रामलाल तुम रो रहे हो। क्या सोचकर तुम रो रहे हो कि ये कैसे हो सकता है? सोचो मेरे हृदय में कैसा दर्द हो रहा होगा जब अपने बेटे को खोने के कुछ दिन बाद मैं तुम्हें अपना बेटा कह रहा था। ये कहते हुए वो अपने आंसुओं को पोंछकर ध्रुवा से कहते हैं, सरपंच रामलाल मेरी बीवी हमारे बेटे के मरने के बाद पागल हो गई थी, वो यहाँ वहाँ अपने बेटे को ढूंढ रही थी, पर जब तुम हमें मिले उसने तुम्हें कृष्णा कहकर पुकारा। ये सुनकर ध्रुवा दुख भरे भाव से सरपंच जी से कहता है, ध्रुवा ये सब कैसे हो सकता है? अगर मैं आपका बेटा नहीं हूं तो आखिर मैं कौन हूं? सरपंच जी ध्रुवा की ओर देखकर उसे कहते हैं, सरपंच रामलाल अगर तुम्हें ये पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें असल बात बता ही देता हूँ, तुम हमें आज से 1.5 महीने पहले पास ही के एक नदी हमें मिले थे। तब तुम्हारी हालत बहुत ही खराब थी। कुछ लोगों ने तुम्हें मारकर शंभू पर्वत से फेंक दिया था, जिसके वजह से तुम नदी के सहारे हमारे गांव के तट के पास आ पहुंचे थे। ये कहकर वो गहरी सांस छोड़कर ध्रुवा से कहते हैं, सरपंच रामलाल इसके कुछ दिन बाद जाकर तुम्हें होश आया, हमें लगा कि जब तुम्हें होश आ जाएगा तब हम खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आएंगे, पर जब तुम्हें होश आया तब हमें पता चला कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी थी। पर ठीक उसी समय पर मेरी पत्नी ने तुम्हें कृष्णा कहकर संबोधित किया, जिसके बाद हमने सोचा कि जब तक तुम्हारी याददाश्त ना आ जाए तब तक हम तुम्हारे आगे ये नाटक करेंगे। ये सुनकर ध्रुवा आपने एक कदम पीछे करते हुए अपने सारे पल को याद करने लगता है जहां उसने आज तक इस गांव में बिताए हुए थे। ये याद करने के बाद ध्रुवा उन्हें कुछ ना कहकर वहां से जाने ही लगता है कि तभी सरपंच जी उसे कहते हैं, सरपंच रामलाल भले ही मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानता, पर मेरी पत्नी तुम्हें अपना बेटा कृष्णा मानती है, इसीलिए मैं केवल एक ही चीज तुमसे मांगता हूँ। ध्रुवा की ओर देखकर कहते हैं, सरपंच रामलाल जब तक तुम्हें तुम्हारी याददाश्त न मिल जाए तब तक जो चल रहा था उसे चलने दो। ये सुनकर ध्रुवा अपने आंसुओं को पोंछकर सरपंच जी से कहता है, ध्रुवा ठीक है सरपंच जी। ये कहकर वो रात के समय उस घर से बाहर निकलकर कहीं जाने लगता है। चंद्रपुर साम्राज्य। जगह राजमहल के महाराज वीरेंद्र का कमरा। वहां हम देखते हैं कि अपने कमरे में महाराज वीरेंद्र बिस्तर पर लेटे हुए अपने पास ही एक आसन पर बैठे राजा अजय राठौर से कुछ बातें कर रहे थे। उस समय राजा अजय राठौर महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, राजा अजय राठौर जितना मैंने राजकुमार को समझा, राजकुमार उससे कई ज्यादा प्रतिभाशील हैं, वो चाहें तो बहुत जल्द आपकी जगह ले सकते हैं। महाराज वीरेंद्र अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखे कहते हैं,
महाराज वीरेंद्र, ये तो मैं भी चाहता हूँ राजा साहब कि वो मेरी जगह ले, आखिर में इस बड़े से साम्राज्य को वो ही चलाएगा। राजा अजय राठौर मुस्कुराते हुए महाराज से कहते हैं। राजा अजय राठौर, हाँ ये तो है। ये कहकर राजा अजय राठौर मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कहते हैं। राजा अजय राठौर, खैर ये बात तो चलती रहेगी, वैसे राजकुमार रुद्र के विवाह के बारे में क्या सोचा है महाराज? ये सुनते ही महाराज वीरेंद्र थोड़े हंसते हुए कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, अभी नहीं राजा साहब, अब उसका उम्र ही कितना हुआ है। ये सुनकर राजा अजय राठौर हंसते हुए कुछ कहने लगते हैं। जगह महल के सामने वहां हम देखते हैं कि राजकुमारी भवानी एक शॉल ओढ़े काली नाम के सैनिक से पूछती हैं। राजकुमारी भवानी, तो आप क्या कह रहे थे? सैनिक जी, प्रजा में कौन सी बात छाई हुई है? तभी काली और सभी सैनिक सीधे राजकुमार रुद्र की ओर देखने लगते हैं। खुद की ओर सबको देखता देख राजकुमार रुद्र थोड़े नाराजगी के साथ उन सभी से कहते हैं। राजकुमार रुद्र, तुम सब हमारी ओर क्यों देख रहे हो? तभी काली डर के मारे राजकुमारी भवानी से कहता है। काली, वो बात यह है कि पूरे राज्य के प्रजा में ये बात फैल रही है कि आप और राजकुमार रुद्र बहुत जल्द विवाह करने वाले हैं। ये सुनकर राजकुमारी भवानी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा जाती है। तभी पीछे खड़ी सभी सहेलियां भी ये सुनकर खुद के हंसी को न रोककर जोर जोर से हंसने लगती हैं। राजकुमार रुद्र ये सुनकर घबराए हुए राजकुमारी भवानी से कहते हैं। राजकुमार रुद्र, हमारे राज्य के कुछ बेवकूफ लोग हैं जो। राजकुमार रुद्र आगे कुछ कह पाते तभी अचानक राजकुमारी भवानी अपने मुख पर मुस्कान रखे कहती हैं। राजकुमारी भवानी, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। ये सुनकर सबकी हंसी अचानक से रुक जाती है और हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। राजकुमार रुद्र ये सुनकर राजकुमारी भवानी की ओर हैरान भरी नजरों से देखने लगते हैं। 47 ध्रुव द लेजेंड एपिसोड 2 भूत कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, रात का समय। जगह महाराज वीरेंद्र का कमरा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि महाराज वीरेंद्र की ये बात सुनकर राजा अजय राठौर मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कहते हैं। राजा अजय राठौर, समय हो चुका है महाराज, हमारे समय में हम कम उम्र से ही लड़ना सीख गए थे और अब देखिए हम एक राजा हैं। महाराज वीरेंद्र कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, हाँ मैं जानता हूँ राजा साहब, बस मैं ये चाहता हूँ कि वो पहले खुद को जान पाए कि वो कौन है, उसका जीवन का मकसद क्या है। राजा अजय राठौर, इसीलिए तो हम यहाँ हैं महाराज। कुछ दिन बाद हमारे भाई का बेटा रणजीत राठौर भी यहाँ आ रहा है। वो जितने दिन यहाँ रहेगा वो रुद्र को आज के समय का युद्ध विद्या सिखा देगा। वो अभी आज के समय में सबसे ताकतवर और प्रतिभाशील राजपूत है। महाराज वीरेंद्र इसके बाद राजा अजय राठौर से कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, ये तो अच्छी बात है। जगह महल के सामने। वहां महल के सामने हर तरफ सन्नाटा छा जाता है जब राजकुमारी भवानी सीधे तौर से राजकुमार को विवाह का प्रस्ताव दे देती हैं। तभी राजकुमार रुद्र हैरान भरी नजरों से राजकुमारी भवानी की ओर देखकर कहते हैं। राजकुमार रुद्र, ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? राजकुमारी भवानी हल्के मुस्कुराहट के साथ राजकुमार से कहती हैं। राजकुमारी भवानी, हम सच कह रहे हैं राजकुमार, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। राजकुमार रुद्र ये सुनकर उनसे कहते हैं। राजकुमार रुद्र, आप होश में तो हैं? ये सुनकर राजकुमारी भवानी अपने शॉल को अच्छे से ओढ़कर उनसे कहती हैं। राजकुमारी भवानी, हम बिल्कुल होशो हवास से ये कह रहे हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। ये कहकर वो एक एक कदम आगे आकर राजकुमार रुद्र से कहती हैं। राजकुमारी भवानी, तो अब आप कहिए राजकुमार, क्या आपको ये प्रस्ताव मंजूर है? ये सुनकर राजकुमार रुद्र थोड़े गुस्से में राजकुमारी भवानी से कुछ कह पाते उससे पहले वो खुद के गुस्से को शांत करते हैं और राजकुमारी भवानी से कहते हैं।
राजकुमार रुद्र, मुझे पता नहीं को आप ये क्यों कह रही हैं, पर अगर ये सच है तो हमें क्षमा करें राजकुमारी, पर हम आपसे प्रेम नहीं करते। इसके बाद राजकुमारी भवानी अपने चेहरे पर उसी मुस्कान के साथ अपने कदम पीछे की ओर करती हुई अपने सहेलियों के साथ वहां से चली जाती हैं। ये देखकर काली अपने पास खड़े सैनिक से कहता है, काली ये क्या बला है जो आंधी की तरह आए, और पास खड़ा सैनिक कहता है, त्रिलोक तूफान की तरह चली गई। हरिरामपुर जगह, गांव के नदी के पास। वहां हम देखते हैं कि ध्रुवा गुस्से में अपने आंखों में आंसू और मन में कई सारे सवाल लेकर वहां से दूर चला आता है। तभी वो एक जगह रुककर अपने सभी उन पलों को याद करता है जब सभी गांव वाले उससे बातें किया करते थे। ये सोचने के बाद ध्रुवा घुटनों के बल बैठकर आंखों में आंसू भरे दुखी होकर कर जोर से चिल्लाता है, जिसकी चीख कर हर तरफ छा जाता है। ये करने के बाद वो दुख भरे भाव से कहता है, ध्रुवा आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है भगवान। इसके बाद कुछ देर ऐसे ही सोचने के बाद वो कहता है, ध्रुवा पहले मैं अपने उन पलों को याद करने की कोशिश कर रहा था जो पल मैंने इस गांव में बिताए हुई थे, पर अब मुझे पता चल चुका है कि जिन पलों को मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं वो सभी पल कभी मेरे साथ बीते ही नहीं हैं। ये कहकर वो अनन्या के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद करते हुए कहता है, ध्रुवा इसका मतलब कुछ देर बाद, इसका मतलब अनन्या जी भी मुझसे झूठ बोल रही थी, ब्रह्मा भी और सभी लोग भी मुझे से झूठ बोल रहे थे। इसके बाद वो खुद को संभालते हुए गुस्से में कहीं और जाने लगता है। वो चलते चलते रात के समय गांव के अंदर की ओर चला है, जहां वो एक बूढ़ा आदमी जो अपने घर की ओर जा रहा था उसे आधे रास्ते में ही रोककर उनके पास जाकर उनसे पूछता है, ध्रुवा सुनिए बाबा जी, ये जीवन प्रधान कहाँ रहता है, क्या आप बता सकते हैं। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी कुछ सोचने के बाद हैरान भरी नजरों से ध्रुवा की ओर देख कहता है, श्यामा। बूढ़ा आदमी, जीवन, ऐसा तो कोई यहाँ इस गांव में नहीं रहता। ये कहकर वो कुछ देर सोचने के बाद ध्रुवा से कहते हैं, श्यामा वैसे तुम रात के समय किसे ढूंढ रहे हो कृष्णा। ये सुनकर ध्रुवा मन ही मन गुस्सा होता है, पर खुद को संभालते हुए उस बूढ़े आदमी से कुछ ना कहकर वहां से चला जाता है। तभी ध्रुवा कुछ दूर आगे जाने के बाद एक जगह रुककर अलग अलग लोगों से जीवन के बारे में पूछता है, पर हर किसी के पास केवल एक ही जवाब होता है, जवाब इस नाम का कोई भी हमारे गांव में नहीं रहता। ये सब सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से हर तरफ देखते हुए सोचता है, ध्रुवा ये जीवन आखिर है कौन जिसे कोई भी नहीं जानता, आखिर क्यों, क्या वो कोई भूत है जिसके वजह से हर कोई उससे अनजान है। ये सोचकर ध्रुवा के आंखों के आगे एक दृश्य आ जाता है जब जीवन ध्रुवा को नीला जंगल ले गया था। ये याद करने बाद वो सीधे नीला जंगल की ओर बढ़ता है। उसके कदम नीला जंगल की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके बाद वो नीला जंगल में पहुंचता है जहां सर्दियों की शुरुआत के आलिंगन में रात का जंगल एक अलौकिक लबादा ओढ़ लेता है। चांदनी नंगी शाखाओं से छनकर नीचे अछूती बर्फ पर चांदी की चमक बिखेरती है। कुरकुरा हवा मौन की एक सिम्फनी लेकर आती है जो ठंडे देवदारों के माध्यम से हवा की धीमी फुसफुसाहट से ही टूटती है। जंगल में एक शांत शांति छाई हुई है जहां पर छाया चंद्रमा की किरणों के साथ लुका छिपी खेलती हैं। उसी सन्नाटों के बीच ध्रुवा यहाँ वहां देखने लगता है। तभी ध्रुवा गुस्से में चिल्लाते कहता है, ध्रुवा जीवन तुम कहाँ हो, तुमने मुझसे हर समय झूठ बोला है कि तुम मेरे मित्र हो, मैं कोई कृष्णा नहीं हूँ, ये आज मुझे पता चला। ध्रुवा की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। ये कहकर वो रोते हुए कहता है, ध्रुवा आखिर मेरे साथ तुम सब ने ऐसा क्यों किया, इससे अच्छा तो तुम सब मुझे मरने देते, आखिर क्या जरूरत पड़ी जिसके लिए तुम सब ने मुझे बचाया, खास करके मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ जीवन, केवल तुमसे। ये कहकर वो थोड़ा शांत होकर कहता है, ध्रुवा इतने समय तक तुम सब केवल मुझसे झूठ ही बोल रहे थे। ये कहकर वो अपने सिर के पीछे वाले हिस्से को पकड़कर दर्द भरे भाव से कहता है,
ध्रुवा, मेरा सिर जोर से दर्द कर रहा है, आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, हर तरफ अंधेरा छा रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। ध्रुवा ये कह ही रहा होता है कि तभी पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। इसमें पागल होने की क्या बात है कृष्णा। 47 ध्रुव द लेजेंड एपिसोड 225 जीवन का परिचय। कहानी अब आगे। हरिरामपुर, रात का समय, जगह नीला जंगल। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ध्रुवा हैरान भरी नजरों से जब अपने पीछे की ओर देखता है, वहां कोई और नहीं बल्कि जीवन एक पुराना फटा हुआ कपड़ा और गेरुआ धोती पहने अपने हाथ में एक बड़ी सी लाठी पकड़े खड़ा था। जिसे देखकर ध्रुवा गुस्से में अपने आंखों में आंसू भरे उसकी ओर देखता है और कहता है, ध्रुवा कौन हो तुम? ये सुनकर जीवन अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे ध्रुवा की ओर देखते हुए कहता है, जीवन ये क्या कह रहे हो तुम कृष्णा? क्या तुम्हें याद नहीं कृष्णा कि मैं कौन हूँ? ध्रुवा इसके बाद चिल्लाते हुए जीवन से कहता है, ध्रुवा मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, आखिर तुम हो कौन? ये सुनते ही जीवन ध्रुवा के आगे नाटक करते हुए कहता है, जीवन कौन मैं हूँ, मेरा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम तो जीवन है, जीवन प्रधान, मैंने सही कहा ना? ये सुनकर ध्रुवा खुद को शांत करते हुए जीवन से कहता है, ध्रुवा तुम्हें यहाँ मजाक सूझ रही है, मैंने पूछा कि तुम कौन हो? जीवन फिर भी ध्रुवा के बातों को गंभीरता से न लेकर उल्टा हंसते हुए कहता है, जीवन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कृष्णा, मेरा नाम जीवन प्रधान है। ये सुनते ही ध्रुवा चिढ़ते हुए जीवन से कहता है, ध्रुवा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ तुम बोले जा रहे हो, तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है जीवन? मैंने सभी गांव वालों से तुम्हारे बारे में पूछा पर हर किसी ने यही बताया कि तुम्हारे नाम का कोई भी शख्स हमारे गांव में नहीं रहता, आखिर में तुम कौन हो और ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही जीवन अपने हंसी को न रखकर जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर ध्रुवा डर के मारे अपने कदम पीछे की ओर कर देता है। जगह सरपंच जी का घर। वहां सरपंच जी के घर में रीमा देवी ध्रुवा को हर तरफ ढूंढ रही थी कि तभी वो मन में डर के भाव रखे कहती हैं, रीमा देवी, हाँ जी सुनते हो, ये कृष्णा कहाँ चला गया? तभी सरपंच जी अपने कमरे के बिस्तर पर बैठकर रीमा देवी की ये बातें सुन रहे थे। उनके मन में बस यही बात चल रहा था कि आज उन्होंने साहस के साथ ध्रुवा को असल बात बता दिया था। कुछ देर यहाँ वहाँ घूमने के बाद रीमा देवी सरपंच जी के कमरे में आती हैं, जहाँ वो सीधे उनके पास जाकर कहती हैं, रीमा देवी, ये कृष्णा कहाँ रह गया, आप बता सकते हैं? ये सुनकर सरपंच जी अपने दुख को अंदर ही समाये हुए रीमा देवी की ओर देखकर कहते हैं, सरपंच रामलाल होगा कहीं? ये सुनकर रीमा देवी हल्की नाराजगी जताती हुई सरपंच जी से कहती हैं, रीमा देवी, ये क्या बोल रहे हैं आप, जाए कृष्णा को ढूंढ कर लाइए। जाए। ये सुनकर सरपंच जी कुछ कहते उससे पहले वो खुद के गुस्से को शांत करते हैं और बिना उन्हें कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। जगह नीला जंगल। वहां जीवन हंसते हंसते ऊपर की ओर मुंह करके कहता है, जीवन नारायण, तुमने जैसा माया रचा है वैसा ही हो रहा है, समय के इस बदलाव के बावजूद भी तुमने अपना काम बखूबी निभाया है नारायण। ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से जीवन से कहता है, ध्रुवा, ये तुम किससे बात कर रहे हो जीवन? ये नारायण कौन है? जीवन मुस्कुराते हुए कहता है, जीवन, तुम नारायण को नहीं जानते। सच में नारायण क्या, इसीलिए परम ब्रह्म ने हमें यहाँ पर न आने के लिए कहा है, जिसके कारण ये सभी हमें भूल जाएं। ध्रुवा गुस्से में जीवन से कहता है, ध्रुवा, ये तुम क्या बहकी बातें कर रहे हो जीवन? अगर जवाब नहीं देना चाहते तो मत दो, पर अपनी बातों से मुझे भ्रमित तो ना करो। जीवन ये सुनकर ध्रुवा की ओर एक कदम बढ़ाकर कहता है, जीवन भ्रमित मैं नहीं, तुम खुद हो रहे हो, मैंने तो कई बार तुम्हें अपने बारे में सूचित कर दिया था कि मैं कौन हूँ, आखिर मेरा वजूद क्या है। तभी ध्रुवा ये सुनकर जीवन से कहता है, ध्रुवा, तुमने कब मुझसे अपने बारे में सही बोला था? तुम तो कह रहे थे कि तुम हमारे गांव में ही रहते हो।
जीवन अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखे ध्रुवा से कहता है, जीवन मैंने तुमसे सच ही बोला है कि मैं तुम्हारे है गांव में रहता हूँ, बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मैं हर जगह हूँ। ध्रुवा हैरान भरी नजरों से जीवन से पूछता है, ध्रुवा मतलब? जीवन कहता है, जीवन मतलब कि इस संसार में कोई ऐसा कण नहीं जहां मैं ना हूं। ध्रुवा इसके बाद जीवन से पूछता है, ध्रुवा आखिर तुम हो कौन? इसकी बात जीवन अपने हाथ में पकड़े लंबी लाठी को जोर से पकड़कर ध्रुवा से कहता है, जीवन अगर तुम जानना ही चाहते हो कि मैं कौन हूं तो सुनो, मेरे कई नाम हैं, हर युग हर समय हर काल में मेरे कई नामों से मुझे पहचाना गया है। पृथ्वी पर मेरे जैसे कई नाम हैं, वैसे ही अलग अलग ग्रहों में जिन्होंने मुझे देखा है उन्होंने वहां भी मेरे कई नाम रखे हैं। इसके बाद जीवन ऊपर चांद की ओर देखते हुए कहता है, जीवन चंद्रमा मेरे सिर पर सजता है, नाग मेरे गले पर लिपटा रहता है। जब शांत रहता हूँ तब मैं चंद्रमा की तरह शीतल स्वभाव में रहता हूँ, पर जब मैं क्रोध में होता हूँ तब मैं मेरे क्रोध से पूरा संसार ध्वंस करने की शक्ति रखता हूँ। इस संसार में मेरे कई नाम हैं, जिन्होंने मुझे देखा है उन्होंने मुझे कई सारे नाम दिए हैं। गिनती शुरू करें तो 108 से भी अधिक नाम हैं मेरे, पर उनमें से मुझे ज्यादातर लोग कुछ इन्हीं नामों से जानते हैं। विश्वनाथ, महादेव, महादेव, महासु, महेश, महेश्वर, शंकर, शंभु, रुद्रहर, त्रिलोचन, देवेंद्र, नीलकंठ, शुभंकर, त्रिलोकीनाथ और घृणेश्वर। अगर एक नाम से तुम्हें मेरा परिचय दूं तो मैं शिव हूं। ये कहते ही उस जगह के आसपास विस्फोट शुरू हो जाती है, जिससे पूरा पृथ्वी एक समय में पलक झपकते ही ध्वंस हो जाता है।